आगे ये पियानी का भी दे देना। ओके सो वी हैव सीन, ठीक है, कि थॉमसन्स मॉडल क्या था, फिर रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हुआ, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस, 2 प्रोटॉन हो और 2 न्यूट्रॉन हो, और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, इलेक्ट्रॉन को भगा दिया जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। तो दैट इज ये तो इसका न्यूक्लियस हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको हटा दिया गया। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं फर्स्ट सेल में, तो ये अब हीलियम ही होता अगर मान लो यहाँ पर 2 प्रोटॉन होते और 2 न्यूट्रॉन होते और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का एकोमोडेशन है, तो इसको कहते हैं हीलियम एटम। और इसको क्या कहते हैं, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। सृष्टि, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम पर कितने यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 यूनिट्स का। और इसका दूसरा नाम क्या है, यस इट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल किसमें से निकलता है, ये ठीक करें, जितने पीले हैं उनसे निकलता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने बता दी कि पीले पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स, दीज आर हाईली अनस्टेबल, एंड इसमें से क्या निकलता रहता है, जिनका अल्फाबेट का कलर येलो है। हाँ, जिनका अल्फाबेट येलो है, बाद वाले हैवियर एटम्स, जो बहुत भारी भारी हैं, ठीक है, मतलब जिसमें इतना भारी हो कि इतना बड़ा उठाने के लिए 6 आदमी लगे, यूरेनियम टाइप। सो दैट इज पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स, आफ्टर यूरेनियम, वो पीले हैं, उनको कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। यस, सो हैवियर एलिमेंट्स दैट इज आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम का 92 एटॉमिक मास है और 235। तो इसके बाद आर रेडियो एक्टिव, ये क्या होते हैं बताइए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों रेडियो एक्टिव है, क्योंकि आपके मन में बार बार प्रश्न आ रहा है, और कई साल से आ रहा, मैं देख रहा हूं लगातार आता जा रहा है, कि सेंटर में 92 प्रोटॉन, 92 प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन, 92। तो आपका दिल बार बार 92 प्रोटॉन कैसे ये भागते नहीं है, इनमें तो रिपल्सन होना चाहिए जितनी देर आगे, फिर 93 प्रोटॉन, 94, और कहीं किसी का हार्ट अटैक ना हो जाए। मुझे तो यही डर लगा रहता है कि इतने प्रोटॉन हैं और ये एक साथ स्टेबल कैसे हैं, क्या चीज है जो इन्हें स्टेबल बनाई हुई, समझ में आया। तो जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां कितने प्रोटॉन है, 92, तो वैसे वैसे ही क्या होते जा रहे हैं, अनस्टेबल होते जा रहे हैं। हीलियम में कैसे स्टेबल होते होंगे बताओ तो जरा सृष्टि। 2 प्रोटॉन है, 2 भी स्टेबल होना कमाल की बात है। आखिर 2 भी साथ कैसे रहते हैं, मन में तो आता होगा, ये देखो बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने उसके आगे तो कसर भी पूरी कर दी, पाई मेजॉन भी बोल दिया, हर चीज इन्होंने बोल दी। कि ये देखो, ये जो 2 प्रोटॉन हैं हीलियम में, क्या इसके अंदर पियानी 2 प्रोटॉन हैं, वो मना कर रहे हैं, बोले नहीं नहीं 4 सीधा। ये देखो पहले ही 2 प्रोटॉन है ही नहीं सर, ये तो 4 हैं, और उनके ऊपर पाई मेजॉन्स बैठे हैं। कौन बैठे हैं, अच्छा ये जिस पे बैठ जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन से भी हल्के, जरा ये देखो, ये क्या है, प्रोटॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इसमें ज्यादा चार्ज है कि इसमें, ये हर चीज इन्हें मालूम है कि दोनों में सर सेम चार्ज है। सो बोथ हैव सेम चार्ज। कितना चार्ज होगा,
1.6 into 10 to the power minus 9. अच्छा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है एकलव्य? ये सही बता दे। देखो इसीलिए इनका सिक्का चलता है, ये बोला प्लस का चार्ज है। जैसा कि प्रोटॉन ने, इन्होंने कहा प्रोटॉन ने कि इतना पॉजिटिव चार्ज है। इनमें क्या है, लेकिन पाई मेजॉन इससे ये कितने गुना हल्का है इलेक्ट्रॉन का मास। भाई आप तो हर चीज जानती हैं। ये भी सही है, 18 मतलब 1837 कह रही है। इट इज वेरी वो बिल्कुल सही बात बता रही, कह रही आप लोग अप्रोक्सीमेटेड है। लेट मी करेक्ट यू, इट इज 1/1836 टाइम्स हेवियर। कोई बात नहीं। सो इट इज मास ऑफ प्रोटॉन। बोलो, इलेक्ट्रॉन हल्का है कि प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन हल्का 2000 गुना हल्का है। जैसे मटके में सरसों का दाना डाल दिया जाए और सरसों के दाने के अंदर एक रेत डाल दी जाए, उतना है पाई मेजॉन। यानी जो मास ऑफ पाई मेजॉन्स है वो और 137 टाइम्स हल्का है, और जो हल्का होता है वो फुदकता रहता है यहाँ वहाँ यहाँ। तो ये पाई मेजॉन इन दोनों पे बैठ गया। अच्छा, क्या उसने इसको न्यूट्रॉन बना दिया क्या? इसी की बात पियानी कर रहे हैं। और फिर अब ये दोनों भागने लगे तो बोले मत भागो मत भागो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाता हूँ। बैठ गया, इसको न्यूट्रॉन बना दिया। अब वो भागने लगे, फिर उनके ऊपर बैठने लगा। ऐसा ये 1 सेकंड में 10 to the power 8 टाइम्स करता है, मतलब 100 अरब बार। 1 सेकंड यहाँ वहाँ भागने किसी को नहीं देगा। लेकिन जैसे जैसे 92 हुए तो ये देखो, ये बहुत सही इन्होंने क्वेश्चन बोला। सर लेट मी आल्सो करेक्ट यू, एज द एटम becomes heavier then the number of neutron will be more because controlling now become difficult। अब देखो इनका इशारा किसकी तरफ है, मैं जान रहा हूँ। इन्होंने इसका नाम बोला, यहाँ 18 प्रोटॉन है और सर लेट मी करेक्ट यू 22 न्यूट्रॉन है। भाई दिक्कत हो जाएगी अगर ज्यादा पाई मेजॉन नहीं होंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे? और इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते जब 1.5 गुनी पहुंच गई न्यूट्रॉन, बोले 92 तो प्रोटॉन है और जो बच गए जरा सब्ट्रैक्ट तो करो, 143 न्यूट्रॉन। 1.5 गुने से ज्यादा हो गई तो समझो अब अल्फा बीटा गामा निकलने लगे। भाई अब इतना बड़ा रशिया है, पुतिन जब तक चेकोस्लोवाकिया जाएंगे वहां हड़ताल हो जाएगी, वहां से फ्लाइट पकड़ के 7 दिन में वहां पहुंचेंगे, यहाँ हड़ताल हो जाएगी। वो बोलेगा रुको रुको मैं आ रहा हूं, तब तक भाग कैसे? प्रोटॉन रुकेंगे थोड़ी ना, उनके बीच रिपल्सन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। और पाई मेजॉन यहाँ से वहां पहुंच पाएंगे भला? आसपास तो खटखट खटखट पहुंच जाए, दूर कैसे जाएंगे? तो इसलिए एज न्यूक्लियस बिकम हैवियर it becomes more unstable, and after uranium all nucleus are unstable। तो उनमें गुटबाजी करती हैं, 4 प्रोटॉन 2 पाई मेजॉन्स, कहेंगे चलो भागा जाए क्या, यहाँ तो भविष्य अच्छा नहीं है, भाग जाते हैं, हीलियम बन के मस्ती से रहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो हवा में घूम रहे हैं, कोई भी आ जाए, इलेक्ट्रॉन की उनको जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो भाई अमीर बने तो 4 भिखारी तुम्हारे दरवाजे पर आ ही जाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से हैवियर न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है। और ऐसी स्थिति में जैसा कि सृष्टि ने कहा कि जब वो हल्का होता जाएगा तो अब एक्स्ट्रा पाई मेजॉनों की क्या जरूरत है, पीछे पीछे पाई मेजॉन भी निकल जाए, उसको कहेंगे बीटा रेडिएशन। पहले हीलियम निकला तो ये निकला, बीटा तो पार्टिकल होता है, देख गामा लो। रेडिएशन होता है। ये बिल्कुल अच्छी कर ली। तो बीटा पार्टिकल है। यूरेनियम में से क्या निकला बताओ पहले? अल्फा पार्टिकल। एक पार्टिकल निकला अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब समझते हो क्या है? He2+ ऑफ हीलियम, यानी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए। अब पीछे पीछे क्या पाई मेजॉन भी निकल गया। अब एक्स्ट्रा की क्या जरूरत है जब प्रोटॉन ही नहीं बचे? इसको कहेंगे बीटा पार्टिकल। और जब ये निकल गए तो फिर ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल था वो ग्राउंड स्टेट में था, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी भी निकलती है इसके साथ। तो जो एनर्जी निकली, एनर्जी का पैटर्न इसको कहेंगे गामा रेडिएशन। सो अब जरा एक सेंटेंस सुनो तभी बोलना। हैवियर न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली, स्वतः स्पॉन्टेनियसली एमिट अल्फा बीटा पार्टिकल्स
पार्टिकल है कि नहीं, 5 मेसॉन्स। एंड गामा रेडिएशंस, ऊर्जा को कहते हैं रेडिएशन। जैसे सन से एनर्जी आ रही वो रेडिएशन है। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, इसको दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसे रेडियो धर्मिता कहते हैं। मैरी क्यूरी, पीरे क्यूरी, नोबेल प्राइज विनर, लोग इसी में मर गए। बोले अरे उसको तो एक अल्फा पार्टिकल जाके छुप गया, बेचारी मारी गई। एक भी लग जाए, कहते हैं उसके ऊपर तो गामा रेडिएशन गिर गया था तभी तो मरा है। दिल्ली में 13 लोग मरे नहीं थे पिछले मई में। बोले वो उसका व्यापार करते थे यूरेनियम थोरियम का, उसमें गामा रेडिएशन उनके अंदर चला गया, मर गए। तो ये इतने खतरनाक, एक्सरे ही जरा ज़्यादा देर के लिए लग जाए तो वो हमारे बॉडी में क्या, अगर मदर्स वॉम्ब में बेबी है उसको म्यूटेट कर दे, अपंग बच्चा पैदा हो जाए। कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ, इसका एक्सरे न कराना, वो बेकार में अपंग हो जाएगा। तो फिर गामा कितना ऊंचा है, गामा से हल्की रे है एक्सरे, एक्सरे से हल्की है यूवी, यूवी आंख में पड़ जाएगी, यूवी प्रोटेक्टेड चश्मा देना, यूवी पड़ जाएगी, कार्निया हमारा बर्न कर जाएगा, स्किन बर्न कर जाएगी। तो गामा खतरनाक, उससे कम खतरनाक एक्सरे। गामा इतनी खतरनाक, कहते भाई वो गामा पहलवान। अब ये देखो एक्सरे, उससे कम खतरनाक फिर विजिबल, विजिबल से कम इंफ्रारेड। विजिबल में भी अलग अलग लेवल है, विजिबल में भी हो रहा है। ब्लू लाइट पढ़ा के लगा के आप पढ़ाई करते हो, मतलब जैसे नहीं होती चमकदार, एक ब्लूइश और रेड में सोते हो क्योंकि उसमें कम एनर्जी, आराम से आंख बंद करके सो। इंफ्रा, हाँ देखो इंफ्रारेड इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गई गुजरी, अल्टीरियर टू वायलेट, वायलेट से भी श्रेष्ठ, अल्टीरियर टू वायलेट, इंफीरियर टू रेड, रेड से भी गई गुजरी। अब फिर इंफ्रारेड आ गया, इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव ओवन होता है ना, उसके अंदर जो चीजें होती हैं वो माइक्रोवेव है। उसके अंदर भी वो पानी को उबाल लेती है, वो उसमें कुछ ज्यादा वो नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर सीपीयू के पीछे से जो निकलती है वो माइक्रोवेव है, और तवे से जो निकले वो इंफ्रारेड है। हमारी बॉडी और आपकी बॉडी से निकले वो इंफ्रारेड है। जो हॉट ऑब्जेक्ट से निकले, अर्थ से जो निकले वो क्या है, इंफ्रारेड है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? और हमारे पास इंफ्रारेड कैमरा है जो रात में भी अगर सब कुछ बंद हो तो देख लेता है, दिखाया था कि नहीं? अब देखो माइक्रोवेव, फिर उसके बाद रेडियो वेव्स। तो बोलो ये सब रेडिएशन से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? गामा रेडिएशन। तो अब सिर्फ ये सेंटेंस बताइए, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड व्हाट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स? heavy nuclei spontaneously emit alpha particles, beta particles and gamma ray. हाँ, ठीक है, ठीक है। This is called, this process is called radioactivity and such elements are called radioactive. Repeat करो. Spontaneous emission of alpha beta particle and gamma radiation from heavier unstable nuclei is called radioactivity and such elements are called radioactive elements. Repeat करिए यशिका. Heavier nuclei simultaneously emits alpha particles, beta particles, gamma radiation. This process is called radioactivity and these particles are known as radioactive elements. ठीक है, अब देखो now, तो इन्होंने जो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक लेड का डिब्बा लिया, लेड के बॉक्स में यूरेनियम डाल दिया और इसके अंदर यूरेनियम डाल दिया। तो यूरेनियम इस होल से अल्फा पार्टिकल निकला, हर 20 मिनट में 15 मिनट में एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा अपने आप आराम से। तो वो निकलेगा। फिर इन्होंने क्या किया कि चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली और पहले एक और लेड लिया कि अगर ये बिखर जाए तो इस छेद से निकले। अब और कॉलिमेट किया, फिर इसके चारों तरफ इन्होंने क्या रखी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। सो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी।
जिंक सल्फाइड के चौड़ी पट्टी रख दी, जिंक सल्फाइड उस वाले में भी हमने क्योंकि उसमें सेंटिलेशन होगा, जब चमक पैदा होगी पता लगा लेंगे यहाँ गिरा है। सर और किसी मटेरियल में नहीं होती है? नहीं, जिंक सल्फाइड में चमक पैदा होती है। अब इसमें जब ये गोल्ड फॉइल, ये क्या है? तो गोल्ड फॉइल पे जब ये अल्फा पार्टिकल गिरा, ये बहुत फास्ट है, अल्फा पार्टिकल गिरा तो कुछ बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए और फ्यू at very small angle and one out of 12,000, 12,000 में से एक लौट गया, और लौट गया तो वो यहाँ पर कहीं आके यहाँ टकराया। सो रदरफोर्ड ने ये बात कही कि जब ये लौटा तो उनको इतना धक्का लगा, ये न्यूज़पेपर, यूएस के, अमेरिका के न्यूज़पेपर की खबर है, ये 1919 की बात बता रहा हूँ, वहाँ के न्यूज़पेपर में अभी भी उठा के देख लेना कि इट लुक्स लाइक 1,000 pound बम हैज बीन जस्ट रिलीज्ड एंड आफ्टर हिटिंग ए पेपर इट रिवर्टेड बैक, सो मच शॉक, उनको इतना धक्का लगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, गड़बड़ है थॉमसन के इस मॉडल में कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि अब जैसे न्यूक्लियस समझो कॉस्को की बाउल है, न्यूक्लियस क्या है? तो बोलो इलेक्ट्रॉन कितनी दूर पे चक्कर लगा रहा होगा सौम्या? इस कोचिंग सेंटर के बाहर इतना लगा रहा होगा कि नहीं? नहीं, हाँ, जोधपुर के पूरे जोधपुर, इतनी खाली जगह है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मेरा न्यूक्लियस ढूंढ दो, जोधपुर में घूम गया है बॉल, तो वैसे ही किसी एटम में इसको 1,00,000 गुना छोटा है। कितना छोटा है? 1,00,000 गुना। और अगर मैं उसी बॉल को कतरा कतरा करके पूरे जोधपुर में फैला दूं तो बोलो तब डेंसिटी ज्यादा होगी। पूरा जोधपुर लिया जाए, जमीन ना लो, इट इज स्फेरिकल, तो डेंसिटी ज्यादा होगी कि एक जगह बॉल रखी जाए तब डेंसिटी। एक जगह। और लेकिन थॉमसन ने कहा था कि वहां तो सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब प्रोटॉन नहीं तो असली मास होता है, इलेक्ट्रॉन तो उससे 2000 गुना हल्का है। तो उन्होंने कहा कि सारा मास अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो अल्फा पार्टिकल तो बेचता हुआ निकल जाएगा। भाई एक अल्फा पार्टिकल है और कह दो, फिर तुम बड़े ज्ञानी लोग बैठे कह दो नहीं, अगर प्रोटॉन का मास डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन से तो टकराया होगा, तो क्या तुम ये समझते हो कि एक फुटबॉल सरसों के दाने से टकराया लौट जाए? इतनी शरीफ है वो, तो उसको हटा के निकल जाएगी, अब उल्टी लौट जाए। बोलो तो क्या वो प्रोटॉन एक सरसों के दाने इलेक्ट्रॉन से टकराया होगा? वो 1000 गुना हल्का होता है, 2000 गुना। इट इज नेवर पॉसिबल कि अगर कोई बड़ी बॉल एक कोई छोटे से मोती से टकराए तो क्या वो अपना रास्ता बदल देगी? तो इसलिए इन्होंने कहा नो, ऑल प्रोटॉन्स आर कंडेंस्ड। ये वापस आ गया इसी वजह से, इनका ऑब्जर्वेशन था। क्या 3 ऑब्जर्वेशन से बताइए अभिषेक? One particle of 12,000 particles, 1,200 particles came back 180 degree and some go straight forward. मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, पास्ड अनडेविएटेड, मोस्ट ऑफ देम। जैसे मान लो अगर एक ऐसे एटम वो पतली ली थी और उसमें ये है, ये न्यूक्लियस है, तो बोलो ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या ये सब निकल नहीं जाएंगे? और कोई अगर इसके पास से आ जाए तो डिवेट होता है, और जो हेड ऑन कोलिजन कर ले, सर से सर टकरा दे, वही तो रिबाउंड होगा। तो मोस्ट ऑफ देम क्रॉस्ड गोल्ड फॉइल, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने क्या बताया? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, जैसा कि चित्र आपकी बुक में बना हुआ है, अगले पेज में बना हुआ है कि नहीं, 5 लेयर की गोल्ड फॉइल ली है, देख लो। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी, ये देखो सब स्कैटरिंग दिखाया गया। और दूसरा क्या है कि all positive charge and most of the mass is condensed in a very small space या volume called nucleus। तो न्यूक्लियस वर्ड किसने दिया? देखा जाए तो रदरफोर्ड ने। और बायोलॉजी में न्यूक्लियस वर्ड किसने दिया? हर चीज तुमको पता है, कैसे तुमको इतना पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया? इतना जानती हो, ठीक है। तो इसलिए
मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, पूरा पॉजिटिव चार्ज, एंड मोस्ट ऑफ द मास। मैं मोस्ट ऑफ द मास क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा बहुत तो वो बता दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन तो बाहर है। सो मोस्ट ऑफ द मास इसलिए क्योंकि ऑल पॉजिटिव चार्ज, सभी प्रोटॉन, और मोस्ट ऑफ द मास। क्या आप ये मुझे बता सकती हैं कि गोल्ड फॉइल में कितने प्रोटॉन होते होंगे? ठीक बता, बोले 79 प्रोटॉन। बहुत बड़ी बात कही, ये एयू है। और बोलो अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है वो कितने प्रोटॉन लेके आ रहा है? 2। तो बोलो 2 प्रोटॉन है, 79 से अचानक टकरा जाए तो चुपचाप, मान लो जैसे एक सड़क का कुत्ता जर्मन शेफर्ड से टकरा जाए, चुपचाप लौट जाए, होगा कि नहीं? सो इसलिए दूसरी चीज हो गई। नाउ वी विल सी व्हाट आर द 3, दैट इज द ऑब्जर्वेशंस तो हो गई। नाउ कंक्लूजन भी हो गया कि पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सर वो मतलब वो जो एक वापस डेविएट करके पूरा आया तो वो चाहता था कि वो कंक्लूजन ये थॉमस के मॉडल के हिसाब से सारे निकल जाने चाहिए, सारे वापस सारे निकल जाने चाहिए अच्छा भाई। कोई सोचे एक चाकू लेके खड़ा हो जाओ तरबूज में, ठक 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 मारने लगे और कुछ चीज गड़ जाए, बात गड़बड़ जरूर है। गड़ा के अंदर कुछ लोहा टाइप है, और नहीं तो तरबूज में कायदे से क्या होना चाहिए? अगर मांस बिखरा हुआ है तो पूरे तरबूज में चाकू चलनी चाहिए। क्या चीज अंदर है? उन्होंने कहा इसके अंदर जरूर न्यूक्लियस है, वहीं सारा मांस है। समझ आई बात कि नहीं? तो नाउ राइट, हाँ ये मतलब अल्फा पार्टिकल है, ये कुछ नहीं है। जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ओमिक्रॉन, ये मतलब ये ग्रीक वर्ड्स हैं। अब जैसे जैसे अब अगला आएगा तो फिर इसके बाद सिग्मा, ये सब आते जाएंगे। तो हाँ तो वो कैपिटल लेटर नहीं होगा, सिग्मा कैपिटल भी तो होगा। अब डेल्टा है तो ये डेल्टा हो गया। अल्फा बीटा का भी ऐसे होता है, लेकिन मतलब मैं कुछ कुछ के जानता हूँ तो ऐसा है। अब ये बुक में दिया है 11th बुक के पीछे दिया हुआ है ग्रीक लेटर, ठीक है? समझ में आ गई बात? सो ट्वेल्थ के बोर्ड में आते हैं ग्रीक के बोर्ड, सब आते हैं। इसको नोट करो, रेडियो एक्टिविटी लिखो, spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiations from, बहुत अच्छा डेफिनेशन बताया अर्पिता ने, from heavier unstable। आप नहीं बताते उनको? नाम को नहीं आ रहा था। हेवियर अनस्टेबल न्यूक्लियाई, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। हेवियर अनस्टेबल न्यूक्लियाई इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी। एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एंड सच elements are called radioactive elements। पोस्ट का मतलब जानते हो? बाद वाले। पोस्ट यूरेनिक एलिमेंट्स, पोस्टपोन मतलब 93 के आगे, यूरेनियम के आगे 93 नहीं पड़ेगा। तो आर रेडियो एक्टिव। नेपच्यूनियम वो बता नहीं रहा, एनपी उसके आगे। कैसे उन्हें इतना मालूम है? अब बोले नेपच्यूनियम। मतलब जैसे कहते हैं सोलर प्लेनेट के नाम पे नाम रख दिया, बहुत बड़ी बात है। इसी को कहते हैं जो ह्यूमर होता है, ऐसे लोग ही साइंटिस्ट बनते हैं। अरे बड़ों के साइंटिस्ट ही बने। हाँ
What is alpha particle? Nucleus of helium atom is known as alpha particle. Nucleus of helium atom is called alpha particle. It bears 2 units of positive charge. ठीक है? So question, नहीं compare between proton and alpha particle. Alpha particle is 4 times heavier than proton, क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन भी हैं और 2 न्यूट्रॉन भी, वो भी तो प्रोटॉन ही हैं, उनके पास ऊपर सिर्फ पाई मेजॉन ही तो बैठा है, एंड इट्स चार्ज इज डबल ऑफ प्रोटॉन. अल्फा पार्टिकल is 4 times heavier than proton and its charge is double of proton. अब देखें कि now question है, if an atom consists 1 electron and 1 proton, will it carry any charge or not? If an atom has 1 proton and 1 electron, will it carry any charge or not? So charge of proton is equal and opposite to charge of neutron. ठीक है नहीं? So charge of proton and electron are equal in magnitude and opposite in nature. So such atom which has equal number of protons, उसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, तो such atom is electrically neutral as a whole. So such atom is electrically neutral as whole. Nucleus क्या होता है? A very small volume inside atom which bears all positive charge and most of the mass. A very small centrally located region inside atom which contains all mass, all charge, positive charge, all positive charge and most of the mass. Nucleons. न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स. Now, अब देखिए
इसको हटा दें इधर से। अल्फा पार्टिकल क्वेश्चन का दूसरा रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्ड। when particle accelerates it radiates energy. नहीं वो नहीं है। अच्छा As Thomson's model could not explain Rutherford's alpha particle scattering experiment, so it failed. Thomson's model. Thomson's इतना लिखना काफी है। हाँ और क्या? इसके लिए ऐसे लाइक रदरफोर्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। Could not explain alpha particle It was not able to explain Rutherford's alpha particles. लिखा तो है कि result of experiment carried out by other scientists they said alpha particle experiment. So it was failed. बात समझ में आई? अब जरा देखो कि क्वेश्चन है डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन रेडियो एक्टिविटी। हमें करने के लिए ना हाँ और न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स compare alpha particle and proton. Why Thomson's atomic model a very small centimeter was contains failed? ये नोट कर लिया है? नोट करो। और ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ये 4 क्वेश्चन करने हैं। okay बस रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस ये न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स EONS। protons are present in nucleus and are called nucleons. और क्या? न्यूट्रॉन जो मान लो तुम किसी घर में रहो, तुम्हारे घर का नाम क्या है? गुप्तास हाउस, तो तुम कहोगे गुप्तांस। जो जैसे घर में रहेगा और बिहार में रहो तो बिहारांस। नहीं बोलेंगे। yeah that's right पहाड़ में जो रहता है यूपी में रहेगा उसे क्या कहेंगे? यूपियंस। Present in nucleons. इंडिया में रहो इंडियंस। इंडिया my country and we Indians are ओके ओके सो Rutherford's atomic model. जब तक सुनो, रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया तब तक प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। Okay. न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई। E. Goldstein ने की थी इसका। तो इसलिए हम इनके मॉडल में न्यूट्रॉन वर्ड नहीं डालेंगे।
और थॉमसन के मॉडल में प्रोटॉन बढ़ नहीं तो रहा मतलब ये goes in सो इलेक्ट्रॉन से पहले किसने लिया? यार लिख लें, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड टिल देन। प्रोटॉन तो हो ही चुका था, इलेक्ट्रॉन भी हो चुका था, न्यूट्रॉन covered and neutrons were yet to get discovered. तो फिर इसने क्या डिस्कवर किया? इसने प्रोटॉन डिस्कवर किया था ना शायद। प्रोटॉन के बारे में सब कुछ बताया। अब जरा देखें, इन्होंने बताया 3 पॉइंट्स, जमा करते हैं। देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर in an atom called nucleus. There is a positively charged center in an atom called nucleus. There is a positively charged center in an atom called nucleus. पहला पॉइंट दे दिया, ठीक है। इसी में क्या है? Nearly all the mass of atom resides in the nucleus. Nearly all the mass Nearly of an all the mass और टोटल पॉजिटिव चार्ज तो ही है, पॉजिटिव चार्ज सेंटर हो गया। Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. In the nucleus. पहले न्यूक्लियस को डिफाइन किया और ये कह दिया कि उसमें लगभग पूरा द्रव्यमान रहता है। ठीक है, किसी परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक नाभिक है जिसमें लगभग पूरा द्रव्यमान उपस्थित रहता है। नेक्स्ट चीज, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। जरा देख लीजिए, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसकी इयरिंग भी आपने दिखाई इसकी इयररिंग्स भी एक समय में खूब चली थी फैशन। यहाँ पर ये झाला पहनते थे पहले तो और इसमें ये इलेक्ट्रॉन, सही लगती थी। तो ये है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ लिखो न्यूक्लियस। सर हर एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, एक ही दिखाना। मतलब हाँ। पिछले कटे थे क्या? रदरफोर्ड्स एक ही शेल में मॉडल। सो जैसे एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट रहता है सन के चारों तरफ, वैसे इसकी। सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, क्या लिखा है? ऑर्बिट्स, उसे ऑर्बिट कहते हैं जिसमें वो घूम रहा है उसे। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ये जो न्यूक्लियस है ये 10 to the power -15 मीटर का है और एटम का साइज क्या है? -10 मीटर। लगभग इसमें 1 लाख से डिवाइड करो तब उतना आएगा। इसमें 1 लाख से और डिवाइड कर दो 10 to the power 5 से, तब इतना आएगा। 1 लाख गुना छोटा है, यानी 1 लाख की भीड़ में किसी एक व्यक्ति को ढूंढना। So the size of nucleus is, the size of nucleus is very small as compared to atom। चलो अब पहला पॉइंट बताओ एकलव्य। There is a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom reside in it. Electron revolves around the nucleus.
The size of nucleus is very small as compared to an electron. Atom. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट है क्या? वो भी बोलना है आपको, इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट। ओके, नाउ ये in a atomic model in a circular path लिखा है मेरे को। किसमें? नहीं, अगर हमें भी ऑर्बिट में डाउट है इसीलिए पूछ रहा हूँ। सर्कुलर ऑर्बिट तो बोर फिर उसमें बोर में आती है ना, तो इसमें इसको ठीक करो। इन वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ। वेल डिफाइंड लिखा है, नहीं ये सर्कुलर सर्कुलर पाथ, बस यही लिखो, यही होना चाहिए क्योंकि ऑर्बिट वर्ड ही बोर ने दिया है। Is in the चलो ये क्या है? एक तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का ऑब्जर्वेशन था, एक कंक्लूजन है, ये चीज को क्या कहते हैं? मॉडल। चलो, ये है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कंक्लूजन और मॉडल। हुआ ना, उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकला था बोला कि ये मॉडल हुआ। अब जरा देखो, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद जो ये मॉडल है, ये मॉडल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज फेल्ड। Because it was not able to explain stability as electron revolving in circular path radiate energy and eventually will fall inside the atom nucleus. अब देखो, मान लो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करे, एक है कि यूनिफॉर्मली चलता जाए, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले, क्या अर्थ एक्सीलरेट करती है? अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, बोलो एक लगे, क्योंकि वो डायरेक्शन बदल रही है, तो एक एक्सीलरेशन, जब भी फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा ही। तो चार्ज पार्टिकल भी ऐसे चल रहा है घूम घूम के, तो क्या एक्सीलरेट कर रहा है? तो ये बात जेम्स मैक्सवेल ने बताई। जेम्स मैक्सवेल ने क्या बताया कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो उसमें से रेडिएशन निकलेगा। वो रेडिएशन कुछ भी हो सकता है, जैसे प्लाज्मा बॉल आपने देखी है, तो प्लाज्मा बॉल में भी वही चार्ज पार्टिकल अंदर भरे हुए। सन पूरा एक प्लाज्मा है, और सन में भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, यहाँ वहाँ बहुत सारे चार्ज एक्सीलरेट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि जितना भी हाइड्रोजन गैस है उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सब इलेक्ट्रॉन भाग गया, इतनी एनर्जी उसके अंदर है, हीट है, भाग गया, तो इसलिए वो प्लाज्मा है। तो आयोनाइज्ड गैसेस का ग्रुप ही प्लाज्मा कहलाता है। आयोनाइज्ड गैस जो होगी वो क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। तो सन में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, तो उसमें से रेडिएशन निकलते रहते हैं। अब वो रेडिएशंस गामा भी हो सकते हैं, एक्सरे भी हो सकते हैं, यूवी भी हो सकते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड भी हो सकते हैं, बस माइक्रोवेव भी हो सकते हैं। एक्सरे, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो दिया और फिर क्या हो सकते हैं? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स भी हो सकते हैं। तो जेम्स मैक्सवेल ने क्या कहा एकलव्य? कि जब वो कोई न्यूक्लियस एक्सीलरेट करता है तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मतलब इन्होंने बताया कि when charge particle accelerate, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट कर रहा है, न्यूक्लियस तो कहीं जा ही नहीं रहा है, वो घूम कौन रहा है? So, बोर मॉडल में भी तो वही कह रहा है ना, हाँ, अब तो बात की बात है, अभी बोर मॉडल पे नहीं जाओ। देखो, तुम जानती हो, फिर दूसरे लोगों में एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि सृष्टि जानती है अर्पिता, फिर दुखी हो जाएगी। According to James Maxwell theory, when charged particle accelerate, it radiates energy. तो इसमें से एनर्जी क्या होगी? रेडिएशन एनर्जी निकली, उसको क्या कहते हैं? रेडिएशन। तीन तरीके से हीट का कंडक्शन होता है, ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये चीज तो पता है।
अब कंडक्शन क्या है बताओ? देखो ये बहुत अच्छी बात कह रही हैं। ये देखो ये लकड़ी जली और यहाँ पर ये फ्लेम है और ये बटलोई रखी है इसके ऊपर। बटलोई बोलो या टम्बलर बोलती हो, टम्बलर बोलो या वेसल बोल लो। तो इसके ऊपर जो रखा हुआ है, तो इसमें जो इसके मेटल में हो रहा है हीट का ट्रांसफर, वो किस प्रोसेस से? ठीक बता। कंडक्शन। कंडक्शन सॉलिड में होता है, सॉलिड में होता है। तो जिसमें सॉलिड में भी कंडक्शन ना हो उसे नॉन कंडक्टर कहते हैं। अरे कंडक्ट नहीं कर रहा, नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर। जो कंडक्ट कर जाए तो बताओ, जिसमें हो सॉलिड में चम्मच को पकड़ लिया, गर्म कर रहे हैं, जल गए, पता चला ये तो कंडक्शन कर रहा है और फिर कंडक्ट हुआ। और वाटर में जब नीचे से पानी गर्म किया तो क्या वो एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद हल्की चीज ऊपर गई और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आया। इस तरीके से धीरे धीरे वाटर पूरा क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब जैसे -20 डिग्री चला गया टेम्परेचर, तो मछलियां नीचे तैर रही हैं, ऊपर बर्फ जमी है, ऐसा क्यों? उन्हें मर जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि ठंड की वजह से ऊपर तो पानी जम के डेंसर हो गया, मतलब ये वो बर्फ बन गया। और जो बर्फ है, क्या बर्फ हल्की होती है कि भारी? और इसलिए वो नीचे जा ही नहीं पाई। तो जब वो नीचे जाए तो ऊपर फिर पानी आए, वो भी जमे, तो बर्फ बनी रही। और बर्फ एक अच्छी इंसुलेटर भी है, तो इग्लू में रहो। बोलो बात सही है। इसलिए मछलियां मजे से तैरती रहती। तो बोलो कन्वेक्शन क्या है? That if transfer of heat takes place by rotation of matter, मतलब एक मैटर वहां जाए फिर दूसरा वहां जाए। अब क्या सॉलिड में ऐसा मैटर का मूवमेंट नहीं होता है, तो वहां कंडक्शन। और अगर मान लो पानी गर्म कर रहे हो तो गर्म पानी ऊपर गया, ऊपर का ठंडा नीचे गया, तो क्या ये रोटेशन ऑफ मैटर हो रहा है? उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। तो इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है, गर्म पानी ऊपर गया, ठंडा पानी, इसे क्या बोलोगे? कन्वेक्शन। बोलो, ये बात समझ में आई? और कंडक्शन बर्तन में बोलोगे। फिर रेडिएशन क्या है? दैट इज, हाँ बोलो, एयर में हो। ये बहुत बड़ी बात कर रही हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। भाई सूर्य की हमसे दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर, बीच में पूरा वैक्यूम है, फ्री स्पेस, फिर भी सूर्य की रोशनी आ रही। तो जिसके लिए किसी मीडियम की ही जरूरत ना हो, उसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। तो क्या चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी? तो यहां से जो हवा में जा रही है वो क्या है? रेडिएशन। समझ में आया कि नहीं? उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं, बस ट्यूबलाइट के बगल खड़े रहो और इसकी गर्मी लेते रहो। अकबर ने बोला जो इस ठंडे पानी में खड़ा रहेगा पूरी रात, मशाल को देख के रेडिएट्स एनर्जी। ना अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, ये देखो ये न्यूक्लियस के चारों ओर है, तो क्या ये एनर्जी रेडिएट करेगा इसके चारों? तो इसमें से एनर्जी रेडिएट हुई। अच्छा, अगर इसमें से एनर्जी निकल गई तो क्या इसकी एनर्जी कम हो जाएगी? और इसमें ज्यादा एनर्जी की, अभी ज्यादा एनर्जी पहले। तो अगर इसकी एनर्जी कम हो गई तो इसे अब पास आ जाना चाहिए अंडर अट्रैक्शन, तो क्या ये न्यूक्लियस के और पास आ जाएगा? भाई जब एनर्जी निकलेगी तो अट्रैक्शन, जैसे पेन नीचे आ गया कि नहीं आपके पास, तो धीरे धीरे इसके करीब आएगा और करीब आके किसी टाइम पे क्या होगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और ऐसा 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। So Rutherford's atomic model was not stable for more than 10⁻⁻8 seconds. So it was failed. So as per it radiate energy and come closer to nucleus in spiral path. सर्पिलाकार में, जैसे सर्प नहीं होता है कि कुंडली मार के बैठा हुआ है और फुंकार दे किसी को, तो ये सर्प वैसे ही बात है, स्पाइरल पाथ। तो रेडिएट्स एनर्जी एंड कम
closer nucleus in spiral path, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? Spiral path. In spiral path spiral path अब जरा देखो and अभिषेक को देखकर हंस रहा है. ultimately fall inside nucleus within 10 to the power minus 8 seconds and ultimately fall inside nucleus within 10 to the power minus 8 सेकंड के अंदर वो उसमें गिर जाएगा. So as Rutherford model was not, ठीक है, as per James Maxwell theory, ठीक है, so it was failed. As हाँ, Rutherford model was not, could not explain James, justify नहीं कर रहा ना उस theory को. So Rutherford's model does not justify, या is not as per या in according with, ये तो लिखते हो कि नहीं? So as Rutherford model was not in accordance with James Maxwell theory, फिर धरती सूर्य में क्यों नहीं गिर जाती अर्पिता? वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में क्योंकि कितनी अच्छी जो बात हम है। आगे पढ़ेंगे वही. ये बहुत अच्छा. सौम्य ने तो बता दिया, तुम नहीं बता पाई कि वो चार्ज पार्टिकल नहीं है. उसको कैसे आता है? वो भी तो 9th में है, वो जानती हर चीज. उसको मत माइंड की बात होती है. देखो ऐसे लोग राज करते हैं दुनिया में. समझ आई बात कि नहीं? सो टैलेंट ले जाएंगे तो हाँ सर टैलेंट वाले घूम रहे हैं ना. टैलेंट हंट वाले आ रहे हैं, इसको हंटर हंट करेंगे. मैं हंटर लेके सबको 10 एक्सप्लेन. सभी को पहले Rutherford's atomic model. Why Rutherford's model was failed? सर आप रीजन भी बता रहे हैं कि there is a positively charged center in also. It is a positively charged sector in पता है लेकिन all the mass of an atom resides in a nucleus. चलो. Sir, हाँ. लेबल डायग्राम वही ना वो झुमके उसका लेबल क्या करना है? बस न्यूक्लियस ही तो दिखाना है ना. एक सर आप अच्छा चलो नेक्स्ट उसमें बताना नेक्स्ट कानपुर क्यों तो कानपुर As this model has so many drawbacks, so let us not discuss it anymore and switch over to some next better model. अब वो हम बताएं. Okay. So
बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। उन्होंने सिर्फ बोला हम हाइड्रोजन का ही देंगे, हमें 128 नहीं मतलब। हाँ ये भी बोल दिया। कुछ बोला था क्या? बहुत है भाई। बता देगा मुझे। चूना लगा के जला दिया। कभी गलत है ये इंसान। बंदा ही मैं एक का दिखा के सारे It was okay. Now keep silence. और कोई भी कर रहा है मुझे जमा करो। यानी now so it was given for hydrogen atom. Okay. And Bohr atomic model was postulate. उन्होंने कहा ये मेरी मान्यता है, महामाई मेरे सपने में आई थी, उन्होंने ऐसा मॉडल बताया, कोई पूछे नहीं ये जस्टिफाइड है कि नहीं। और मतलब महामाई का दरबार लगा रहता है, जगराता होता है, मदर मदर तो उनके सपने में भगवान है तो उन्होंने बताया है। और डोंट आस्क, उन्होंने कहा आवर ऑर्बिट्स आर स्पेशल ऑर्बिट एंड दीज विल नॉट रेडिएट एनर्जी। Don't ask. It is postulate. Postulates cannot be proven. सुनो, it was a patchwork. जैसे रफू नहीं होता है, कपड़ा फट जाता है तो वहाँ सिला जाता है, रफू कपड़ा फट गया तो उसमें सिलाई की जाती है। So Bohr's model was nothing more, but it was a patchwork on Rutherford's model. ड्रॉबैक नहीं आएगा फिर। Most of its points are mere assumptions. उनके पॉइंट सिर्फ क्या हैं? Mere assumptions, but their calculations, the energy of electron, the momentum of electron, and radius of electron, everything was so accurate that it is still used to refer this model. So this model has many superiorities over the seventh model also. सही में ही महामाया है। तो इसलिए इन्होंने जो मान्यता की वो कमाल की मान्यता है, लेकिन उस मान्यता पर भी ये जो है साइंटिस्ट बन गए। समझ में आई बात कि नहीं? वास्तव में जो बोहर थे वो कोई साइंटिस्ट थे ही वो नहीं। सिर्फ तुक्केबाजी सुनो सुनिए, अब सुनोगे तो बताएंगे। बोहर साइंटिस्ट नहीं थे, वो मैथमेटिक्स के क्लास 8 के टीचर थे और वो ट्रिक खेला करते थे, मैथमेटिक्स में पजल्स खेला करते थे। तो अब जो यहाँ पर बात आई, सुनिए, 1/1 स्क्वायर और 1/2 स्क्वायर, तो इसको अगर हम करें तो क्या आएगा बताओ? 1/1 माइनस 1/4, तो क्या आएगा? तो 4 और यहाँ कितना आया? तो 3/4। तो मतलब जो एनर्जी है, जो फर्स्ट लेवल की एनर्जी है, अगर वो E है तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी पाई गई 3/4 E, उससे कम रहेगी ना, मतलब अलग अलग एनर्जी है, हायर एनर्जी। और फिर अगले वाले की अलग आई तो उन्होंने देखा 1/1 स्क्वायर और 1/3 स्क्वायर, तो ये 9 आएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, 8/9। तो ये चीज इन्होंने पाई 8/9। तो एक बार वो 12वें के टीचर से डिस्कस करे तो उसने कहा यार पता नहीं ये एनर्जी जो है कहीं 3/4 आ रही, कहीं 8/9, ऐसे ऐसा नहीं। बोले पूरा दिखाओ तो ये क्या तुम कर रहे हो। तो उन्होंने पूरा उसका काम ले लिया और फिर जाने ये तो ट्रिक है, और चुपचाप जाके जो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस होती वहां अपने नाम से भेज दिया। बोले ये मेरा एक्सपेरिमेंट है और इस तरीके से एनर्जी, ये इसका फार्मूला है 1/1 इसका। तो उन्होंने कहा यस इट इज वेरी गुड फार्मूला, बुलाए नोबेल प्राइज से लेने आ जाओ, और इनके नाम पे पड़ गया बोर मॉडल। अच्छा तो बोर चुराने वाला था क्या? हाँ। टीचर का नाम नहीं हो पाया, इन्हीं का। अच्छा वो एक क्लास के टीचर का क्या? यही तो था वो। और ये मैथमेटिशियन था। वो उसने बाद में जब सब कुछ मिल गया, 1 करोड़ रुपए पा गया, तो उसने बोला कि एक्चुअली देयर वाज इट इज कोलैबोरेटेड वर्क ऑफ सो सम पॉइंट्स। जब इसको बुलाया गया कैसे कैसे तुमने क्या, अवर इट वाज कोलैबोरेशन एंड यू मे आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। दीपक को दिक्कत नहीं, उस टीचर की फोटो नहीं दी, अब जरा देखें।
नाउ सुने, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ऐसा साइंस से बहुत बार हुआ, बहुत बार। जैसे आप देखोगे कि आपके में इनके सिद्धांत हैं, क्या कहते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ऐसे केपलर थे। तो केपलर के जो शिष्य थे वो कोपरनिकस थे, वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड थे। तो उन्होंने कहा चलो तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे, जाओ तुम्हें वो काम दिया जाता है, जाओ तुम उसे संभालो। उनको इधर उधर भेज दिया केपलर ने। केपलर का लॉ दिया है आपके बुक में, एक अलग सा है ना। तो न्यूटन के बगल में ही दिया, ऑर्बिट थ्योरी, प्लैनेट थ्योरी। तो उस तरीके से बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया, जब शिष्य ज्यादा ऊंचे उठने लगते हैं तो दबा देते हैं। Now, 133 एटॉमिक मॉडल देखो। सो सुन लो, इसमें बुक में देखो पोस्टुलेट लिखा है। सो बोर्ड्स पोस्टुलेट्स आर फॉलोइंग। कोई इस पर सवाल ना करे, उन्होंने पहले कह दिया। ऐसे तो सृष्टि कर रही हूं मैं, उड़ रही हूं। क्योंकि वो कुछ बता ही ना पाते, उनको मालूम ही नहीं था कि वो क्या भेज रहे हैं। तो उनसे कोई सवाल करता भी तो वो क्या बताते, उन्होंने पहले बोल दिया पोस्टुलेट है। तो बोर्ड्स postulates about मॉडल। फिर बाद में उसका कारण जाना जा सका कि उन ऑर्बिट्स में एनर्जी क्यों रेडिएट नहीं होती, वो बाद में पता चला। अभी नहीं, अभी उसके लिए तंत्र बजा रहा। मूवी का आधा पार्ट बता देते हो। सर बता दो। सर प्लीज बता दो। बताएंगे। चलो पहला, अभी बता दो। only certain special orbits Called discrete orbits were allowed inside atom. called discrete। अभी बाद में बताएंगे उसको, क्योंकि नहीं तो तुम लोग ये पढ़ोगे ही नहीं इनके मॉडल को, इसलिए ये बताना जरूरी है कि बाद में टीचर बाद में बताया जाएगा, नहीं तो फिर वो इन्हीं के मॉडल को गलत कर देगा, इसलिए हम पहले ही से अरे सर वो तो रदरफोर्ड का भी पढ़ ही रहे ना, जबकि गलत है तो वही। सुनिए, सर पास तो होना ही है। तो पहली बात क्या बताई, ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स आर देयर। उसको क्या कहेंगे, डिस्क्रीट। जैसे डिस्क्रीट नंबर नहीं होते, एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक होती है डिस्क्रीट, अलग अलग नंबर है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, 16 नंबर है, तो वही है। और उन ऑर्बिट्स को क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड एटम। तो सृष्टि, पहला पॉइंट बताओ। Only certain special orbits are known as the discrete orbits of its electron. अच्छा बता रही, बताओ पूरा। फिर इलेक्ट्रॉन ध्रुव बताओ। Only certain special orbits or distinct orbits of electron are called special orbits. नेहा, Discrete orbits of electron and it allowed inside the atom. चलो नेक्स्ट इज, इन्होंने कहा कि ये सेंटर है, तो पहली अगर ऑर्बिट यहाँ है r डिस्टेंस पे, तो दूसरी कितने दूरी पर होगी, 4r, और तीसरी होगी 9r। हर चीज इन्होंने कैलकुलेट करके बताई, और फिर इसीलिए तो इनका नाम इन्होंने नहीं 12th के टीचर ने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब उसकी डिस्टेंस कैसे बढ़ेगी, पहले में 1 स्क्वायर लगाया, दूसरे में क्या लगाया, और तीसरे में 3 स्क्वायर। उससे में मतलब नहीं, लेकिन ये जो भी ऑर्बिट है ये सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं। बोलो बात समझ में आ गई। ओनली सर्टेन discrete orbits are allowed inside atom। और दूसरा, मैं बताऊं, while revolving in discrete orbits electrons do not radiate energy while revolving in discrete orbit, इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, कितना करेगा वो बात की बात है, 1 करेगा कि 2 करेगा वो हम बाद में देखेंगे। इन डिस्क्रीट
ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं करेगा, कहीं इन्होंने कहा मेरी खास ऑर्बिट है, इसमें तो नहीं करेगा। सो इलेक्ट्रॉन तो फिर जेम्स मैक्सवेल और उनकी ऑर्बिट अलग-अलग है। मतलब उन्होंने तो वही बात है ना, ये एक टाट में पैबंद लगाने जैसी बात हुई कि जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी तो ठीक है, और लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारी खास है और वो उसका उल्लंघन कर सकती है। सो इट वाज ए पैच वर्क। जैसे कहीं तुम एक भिखारी हो, यहाँ एक अलग कपड़ा लाल लगा ले, यहाँ पीला और घूमे फैशन में, तो वैसा ही टाइप हुआ कि तुम बस कुछ भी बोल रहे हो, अब बोल रहे पॉस्टुलेट है। सर अभी बता दो ना एक बार। अब ये दोनों पॉइंट बोलो। Sir, only certain special orbits known as discrete orbits are allowed of electrons are allowed inside atom. While revolving in these orbits, electrons do not radiate energy. सही है, तो इतनी बात हो गई ना। अब देखो, तो जो ऑर्बिट्स हैं उनको दूसरा नाम क्या कहते हैं बताओ? These orbits are known as energy level or shells. These orbits are known as ये इसके साथ ही आएगा। energy levels, हाँ, or shells, and represented as और सेल्स ऑर्बिट के बाद एनर्जी लेवल्स और सेल्स, हाँ, एनर्जी जो ऑर्बिट्स है ना, ऑर्बिट्स और शेल्स एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एक ही बात। अब ये देखो, अब इसमें जो शेल है, शेल है KLMN, और जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनमें फार्मूला है 2n², यानी K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 × 1², 2 × और 2 × 2 × 4², बताओ 2 × 1² कितना हुआ? और 2 × 4 कितना हुआ बताओ? और 2 × 9 और 32। सो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हो सकते हैं K एलिमेंट शेल में। अगर आपको कहा जाए कि मेक एटॉमिक मॉडल ऑफ बोर, तो आप कैसे बनाओगे? आप 4 शेल का कभी कह सकता, 3 शेल का भी, जितने के 3 शेल का बोला तो 3 का बनाना, अब 4 का कहेगा तो कैसे बनाओगे? 4 का बनाना, एक और बना KLMN, और n इज इक्वल्स टू 1 2 3 और 4, बस इतना ही बनाना है, और यहाँ लिख दें न्यूक्लियस, ठीक है। और दिस इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, बात समझ में आ गई? सो दिस वाज बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब जरा देखो कि आंसर पता चलेगा। सर आप ऐसे मत करो। सस्पेंस। हम बता ही देंगे आपको। 10 की क्लास में। इंटेस्ट क्वेश्चन देखिए, पेज 49। सर एक बार बता दे। अरे बता रहे हैं, अभी रुक जाओ, अब हम क्यों छिपाएंगे, हम बता ही देंगे। उस थोड़ा सा और लेवल ऊंचा उठाना चाहते हैं, वहां पे बताया जाएगा, अभी नहीं बता सकते ना। सर इसी सो सेशन में बता ऑन द इसी चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, थोड़ा आगे बढ़े। मतलब कि जिससे कि ऐसा ना हो कि दो समझ पाए बाकी ना समझ पाए। सो ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, एक्सप्लेन हाउ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज ए होल। यशिका ये तो किया था, नेगेटिव पॉजिटिव। बोलो, जवाब दीजिए। अभिषेक, बहुत अच्छा बेटा। भाई थॉमसन्स मॉडल में प्रोटॉन है ही नहीं, बोलो आना। Sir, on the basis of Thomson's model of atom is neutral as whole because proton and electron. प्रोटॉन बता रहे हैं, बोलो। नेगेटिव चार्ज और इक्वल मैग्नेटिक होता है
चलो, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम, ये पॉजिटिव स्फीयर, प्रोटॉन ना बोलो, वहां प्रोटॉन की खोज ही नहीं हुई थी। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करो, टोटल नेगेटिव चार्ज of all electrons. So atom is electrically neutral as a whole. इसलिए परमाणु उदासीन है, उदास है। Now second, Drew. Basis of Rutherford's model, which subatomic particle is present? is लिखा है, इसका मतलब एक ही कोई रहता होगा। So which subatomic particle is present? ठीक है। अब देखो, draw a sketch of Bohr's atomic model. What do you think that will be the observation of alpha particle scattering experiment if some light metal would have been taken in place of gold? Gold में तो 79 प्रोटॉन है, तुम एल्यूमिनियम ले लिए होते तो क्या हुआ होता? तो भी शायद रिफ्लेक्ट नहीं करता। हाँ बोलो। So the observation would remain same as the structure of the atom is same. हाँ, ऑब्जर्वेशन रिमेन सेम, हाउएवर द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में वेरी, वो वेरी हो जाता है क्योंकि वो उतना ज्यादा चार्ज। बहुत अच्छा बता, फिर से बोलो तो लिखें। क्या बोल रही हो? As the observation of the alpha particle scattering experiment would remain same. हाँ, ऑब्जर्वेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग experiment would remain same as structure of atom is similar, however angle of deflection may vary. में वेरी। आज के लिए इतना ही। साक्षी सीखा